बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। लगभग 17 साल के निर्वासन के बाद एक बहुत बड़ा नाम तारिक रहमान वापस देश लौट आए हैं। जी। और उनकी वापसी भी ऐसे समय में हुई है जब देश एक राजनीतिक चौराहे पर खड़ा है। बिल्कुल। शेख हसीना की सरकार जा चुकी है और फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, नव भारत टाइम्स और आज तक के आर्टिकल्स और एक यूट्यूब चैनल का एनालिसिस, वो इस पूरी कहानी की कई परतें खोलते हैं। तो आज हम इन्हीं की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि तारिक रहमान की वापसी के असली मायने क्या हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नेता की घर वापसी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी सियासी चाल लगती है जो बांग्लादेश का भविष्य तय कर सकती है। सवाल ये है कि क्या ये सत्ता पर दोबारा काबिज होने की तैयारी है? और इस पूरी बिसात पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस, जो अभी अंतरिम सरकार चला रहे हैं, वो खुद को कहाँ देखते हैं? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए इस उलझे हुए खेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 25 दिसंबर से। तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, लगभग 2 दशक बाद ढाका में लैंड करते हैं। और उनका स्वागत किसी रॉक स्टार से कम नहीं था। हाँ, मैंने भी देखा। लाखों समर्थकों की भीड़, पोस्टर, रैलियां। और उन्हें एयरपोर्ट से एक बुलेट प्रूफ बस में ले जाया गया। ये सब देखने में तो बहुत ग्रैंड लगता है। ग्रैंड से ज्यादा ये एक शक्ति प्रदर्शन है। ये सिर्फ उनके समर्थकों के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सेना, नौकरशाही और पूरी दुनिया को एक सीधा संदेश है कि उनकी पार्टी बीएनपी वापस आ गई है। हाँ, कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है और उनके पीछे जन समर्थन है। ये समझना भी जरूरी है कि वो इतने साल बाहर क्यों थे। बिल्कुल। 2007-8 में उन पर भ्रष्टाचार और हिंसा के ढेरों मामले लगे थे, जिसके बाद वो लंदन चले गए थे। अच्छा। अब दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने ही उनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए। ओह, की वापसी का रास्ता भी यूनुस सरकार ने ही साफ किया। जी, जिससे उनकी वापसी मुमकिन हो पाई। और आते ही वो अपनी माँ खालिदा जिया से मिलने अस्पताल पहुंचे, जो बहुत बीमार हैं। हाँ, ये एक इमोशनल एंगल तो है ही, लेकिन ये पॉलिटिकल भी है। वो कैसे? देखिए, उनकी माँ वेंटिलेटर पर है और उनकी पार्टी एक तरह से नेतृत्वहीन हो चुकी थी। सही बात है। तो तारिक रहमान का लौटना उस खालीपन को भरने जैसा है, खासकर तब जब 12 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख बिल्कुल सर पर है। तो टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट है। बहुत ही कैलकुलेटेड। उनकी वापसी को बीएनपी लोकतंत्र की वापसी के तौर पर पेश कर रही है। उन्होंने खुद प्लेन से अपनी तस्वीरें शेयर की और लिखा, 6300 दिनों बाद वतन वापसी। ये सब कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है। बिल्कुल। और चुनावी माहौल को अपनी तरफ मोड़ने की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी है। तो वो वापस आ तो गए हैं, लेकिन जिस राजनीतिक मैदान में उन्होंने कदम रखा है, वो 17 साल पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कुछ बदल गया है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग तो चुनाव लड़ने से ही बैन हो चुकी है। हाँ, मैदान पूरी तरह से बदल गया है। और अब यहाँ 3 तरह की ताकतें हैं। पहली है बीएनपी, जो एक राष्ट्रवादी सेंटर राइट पार्टी है और जिसकी कमान अब तारिक रहमान के हाथ में है। हाँ, ये एक पुरानी स्थापित पार्टी है जिसे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा और जीता जाता है। दूसरी ताकत है जमाते इस्लामी। अच्छा, ये तो एक कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी है। जी, शेख हसीना ने इसे बैन कर दिया था, लेकिन यूनुस सरकार ने आते ही इस पर से बैन हटा दिया। इसका झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की तरफ माना जाता रहा है और ये अपने भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है। तो 2 पुराने खिलाड़ी तो समझ में आते हैं, बीएनपी और जमात, लेकिन ये तीसरी ताकत कौन है? स्रोतों में एक नई पार्टी का जिक्र है, एनसीपी। और यही इस चुनाव को सबसे दिलचस्प बनाता है। छात्र नेताओं की अपनी पार्टी, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बिल्कुल। ये तीसरी ताकत है नेशनल सिटीजन्स पार्टी या एनसीपी। ये वही छात्र नेता हैं जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ उस बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी। जी। उन्होंने जनवरी 2025 में ही अपनी पार्टी बनाई है। अब सर्वे बताते हैं कि उनके पास करीब 15% वोटरों का समर्थन है। 15% सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन बांग्लादेश की करीबी लड़ाई में ये किंग मेकर वाली भूमिका निभा सकते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो तय करेंगे कि ताज किसके सिर पे सजेगा। तो तारिक रहमान के सामने सिर्फ बाहरी चुनौतियां नहीं है, बीएनपी के अंदर भी क्या सब कुछ ठीक है? नहीं। क्या हर कोई उन्हें अपना नेता मान चुका है? बिल्कुल नहीं। पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका वंशवाद की राजनीति का मुद्दा उठा रहा है। अच्छा, डायनेस्टी पॉलिटिक्स? हाँ, उनका तर्क ये है कि आज का युवा वोटर
जिसने एक पूरी क्रांति की, क्या वो विरासत के आधार पर किसी नेता को स्वीकार करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। बिल्कुल, जिसका फायदा विपक्षी पार्टियां उठाएंगी। और एक गठबंधन की भी तो बात चल रही है जमात-ए-इस्लामी के साथ। हाँ, और यही बीएनपी के लिए सबसे बड़ी दुविधा है। एक तरफ जमात-ए-इस्लामी का जमीनी स्तर पर संगठन बहुत मजबूत है, जो वोट दिलाने में मदद कर सकता है। लेकिन ये तो एक तरह से शैतान के साथ सौदा करने जैसा हुआ। बिल्कुल, जमात जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ मंच साझा करने से बीएनपी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भारी नुकसान पहुंच सकता है, खासकर पश्चिमी देशों में। और दोनों की विचारधाराओं में भी तो जमीन आसमान का फर्क है। वही तो अगर सरकार बन भी गई तो चलेगी कैसे? इसलिए बीएनपी इस पर बहुत फूक-फूक कर कदम रख रही है। तो एक तरफ तारिक रहमान इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस सियासी शतरंज की बिसात पर एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जो फिलहाल खेल के नियम तय कर रहा है। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। बिल्कुल, मोहम्मद यूनुस को तो कुछ महीनों के लिए चुनाव कराने का काम सौंपा गया था, लेकिन वो लगभग 1.5 साल से सत्ता में है। और ऐसा लगता है कि उनका सत्ता छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। जी, उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जिससे वो सत्ता में बने रहें। जैसे उन्होंने शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया, और दूसरी तरफ वो जमात-ए-इस्लामी और इस नई बनी नेशनल सिटीजन पार्टी को खुलकर बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब वो इन नई पार्टियों के गॉडफादर की भूमिका में हैं। माना तो यही जा रहा है। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या का मामला भी तो है। ये कितना गंभीर है? ये बहुत गंभीर मामला है और शायद यूनिस की छवि पर लगा सबसे बड़ा धब्बा है। उस्मान हादी उसी छात्र आंदोलन के हीरो थे जिसने यूनिस को सत्ता में आने में मदद की। और अब उसी हीरो का परिवार यूनिस पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहा है। जी, इससे एक नैरेटिव बन रहा है कि यूनिस, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मसीहा बनकर आए थे, अब सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आरोप उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी तो भारी नुकसान पहुंचा रहा होगा। बिल्कुल, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब सीधा मुकाबला तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस के बीच है? मुकाबला तो सीधा है, लेकिन दोनों के लड़ने का तरीका बहुत अलग है। रहमान सड़क पर उतरकर रैलियां करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वो एक क्लासिक राजनेता हैं। और यूनुस पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। वो सीधे चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि एनसीपी और जमात जैसी पार्टियों को खड़ा करके बीएनपी का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से तलवार और छुरी की लड़ाई जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। यूनुस को चुनाव निष्पक्ष दिखाने के लिए बीएनपी को खेलने का मौका तो देना पड़ेगा, लेकिन वो चाहेंगे नहीं कि बीएनपी इतनी मजबूत हो जाए कि उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर जाए। ठीक है, तो हमने बांग्लादेश के अंदर की इस जटिल लड़ाई को तो समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? इस पूरी शतरंज की बिसात को दिल्ली से कैसे देखा जा रहा होगा? देखिए, यहाँ भारत के लिए स्थिति काफी उलझी हुई है। इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास देखना होगा। बताइए। जब भी तारिक रहमान की माँ खालिदा जिया और बीएनपी सत्ता में रही हैं, भारत बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर? सीमा पर घुसपैठ, उत्तर पूर्व में उग्रवाद को पनाह देने और पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों पर हमेशा टकराव रहा है। तारिक रहमान खुद तीस्ता जल संधि जैसे मुद्दों पर भारत के बड़े आलोचक रहे हैं। तीस्ता जल संधि, ये वही मुद्दा है ना जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर दशकों से अटका हुआ है। हाँ, ये वही संधि है जो बांग्लादेश की राजनीति में एक बहुत ही सेंसिटिव और भावनात्मक मुद्दा है। तो तारिक का पुराना रिकॉर्ड भारत के लिए चिंताजनक रहा है। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक दिलचस्प नारा दिया है, न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले। जी, न दिल्ली न पिंडी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये वाकई में एक नीतिगत बदलाव का संकेत है या सिर्फ चुनाव जीतने का एक जुमला? यही $1 मिलियन का सवाल है। इस नारे से वो पाकिस्तान और भारत दोनों से बराबर दूरी बनाने का संकेत दे रहे हैं। उनका झुकाव पाकिस्तान से ज्यादा चीन की तरफ माना जाता रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में जब शेख हसीना ने चुनाव जीता था, तब बीएनपी ने ही भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। बिल्कुल, जिसमें भारतीय साड़ियों को जलाने और भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने जैसे अभियान शामिल थे। तो पुरानी कड़वाहट को इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। तो भारत के लिए ये एक अजीब सी स्थिति है, जिसे लेसर ऑफ टू इविल्स या दो बुरे विकल्पों में से कम बुरे को चुनना कहा जा सकता है। बिल्कुल। एक तरफ तारिक रहमान है, जिनके साथ पुराना इतिहास खट्टा मीठा रहा है,
और दूसरी तरफ एक एफा गठबंधन है जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, जिसमें जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी शामिल है और जो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। तो भारत के रणनीतिकारों के लिए यही सबसे बड़ी पहेली है। जी, रहमान की बीएनपी एक जानी पहचानी चुनौती है, मतलब अ नोन डेविल, जिसके साथ काम करने के तरीके और उसकी सीमाएं भारत को पता है। लेकिन यूनुस, जमात और एनसीपी का गठबंधन एक अंधेरा कमरा है जिसमें कट्टरपंथ और चीन पाकिस्तान की नजदीकी का खतरा कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि कौन सा जोखिम कम खतरनाक है। मतलब एक तरफ एक ऐसा पार्टनर है जिसके साथ वैचारिक मतभेद हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता ला सकता है। सटीक कहा। तारिक रहमान के सत्ता में आने पर भारत को एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ भले ही मतभेद हो लेकिन शायद खुला द्वेष न हो। भारत ने पहले भी खालिदा जिया की सरकार के साथ काम किया है। बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाला गठबंधन एक अनजान खतरा पेश करता है जो कट्टरवाद को सीधे तौर पर बढ़ावा दे सकता है और क्षेत्रीय समीकरणों को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। तो भारत के लिए ये इंतजार करो और देखो वाली स्थिति है। जी, जिसमें हर खिलाड़ी के साथ संवाद के रास्ते खुले रखने होंगे। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि तारिक रहमान की वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति की बिसात को आसान नहीं बल्कि और भी ज्यादा उलझा दिया है। बिल्कुल। वो प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं, लेकिन उनके रास्ते में कांटे भी कम नहीं है। चाहे वो छात्र नेताओं की नई पार्टी हो, जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन की दुविधा हो या फिर पार्टी के अंदर की गुटबाजी। सही है। बिल्कुल। फरवरी 2026 का चुनाव सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ये चुनाव तो बांग्लादेश का भविष्य तय करेगा। हाँ, कि देश किस दिशा में जाएगा, उसकी विदेश नीति का झुकाव किधर होगा, क्या वो भारत के साथ खड़ा होगा या चीन और पाकिस्तान के पाले में जाएगा। और सबसे अहम, देश के अंदर बढ़ते कट्टरपन से कैसे निपटा जाएगा। ये सारे बड़े सवाल इस चुनाव के नतीजे पर टिके हैं। और स्रोतों में एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि तारिक रहमान ने अपनी वापसी पर शेख हसीना के निर्वासन या हिंदुओं पर हुए हमलों जैसे किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा, पूरी तरह चुप्पी। अच्छा, ये तो ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने सिर्फ बांग्लादेश के लिए अपने विजन की बात की, कहा कि मेरे पास एक प्लान है। सोचने वाली बात यह है कि ये जो सोची समझी चुप्पी है, ये उनके नेतृत्व की शैली के बारे में क्या बताती है और सत्ता हासिल करने के लिए वो किस तरह के समझौते करने को तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल।